जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। मैं ऋतिक शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉडी के ऊपर। कैंडिडेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था और आज भी उस वादे पर खड़े हैं कि RS जो आपको पढ़ाएंगे उसी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। दोस्तों, इस 30 मिनट की क्लास के अंदर मैं आपको लगभग 30 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। भाई पूरे यूट्यूब हो चाहे किसी भी ऑफलाइन अकेडमी हो, चाहे कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता हो, भाई अगर उसको 30% अगर आपको करवाने हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि ABCD ऐसे वाले नहीं मेरे दोस्त। अगर अच्छे वाले क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्चुअल हो और अच्छे क्वेश्चन हो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, अगर वो करवाने हैं तो मेरे दोस्त कम से कम उसको 2 घंटे चाहिए। बट मैं आपके यहाँ पर आधे घंटे में इसको समाप्त कर देता हूँ। भाई इसकी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और भाई अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके, और आज आज आप सभी को पता है कि मतलब RS ने आपको अगला पार्ट पढ़ाएगा एजुटेशनल का, तो उसी प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो उसके लिए अपना जो ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना, और आज से आपको हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन के आंसर की मिलेगी, ठीक है। ओके, तो मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज मतलब कि आ रहा था कि सर इसके आंसर की दीजिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जो PDF में होंगे उनके आंसर की आपको मिल जाए, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है कि हम ऑनलाइन फेस टू तैयारी आप लोगों को करवाते हैं, तो आप लोगों को अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप ये पोस्टर पढ़ लीजिए। ओके, बाकी एग्जाम निकालना आपकी जिम्मेदारी, बाकी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। ओके, हाँ, और कल की क्लास में ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लास्ट में होमवर्क दिया था, लास्ट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट का मैं ऐसा बोलूँ भाई वो गलत था। यानी कि हर एक कैंडिडेट का, जिसमें से लगभग 2 से 3 स्टूडेंट ने इसका आंसर वो कमेंट किया था। और भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस हर एक स्टूडेंट को जो मेरे हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करते हो तो आपको अपनी कमी का पता लगता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो एक्चुअली दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। सबसे पहले देखो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान और जो रेडियस है उसको मतलब कि दोनों को अगर 1% हम घटा दें तो उसका गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार से परिवर्तित हो जाए। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट मेरे को ये बताओ कि जो ये गुरुत्वीय त्वरण ये होता क्या है। देखो G बराबर, सबको पता है सर G बराबर क्या होता है सर, G बराबर G कैपिटल M बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या ये गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान या फिर जो प्लेनेट है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। आपका आंसर होगा सर ये डिपेंड करता है, ओके। और क्या ये उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है? हाँ सर ये करता है। और कल मैंने आपको ये बात बताई या फिर मैंने आपको बहुत पहले ये बात बता चुका हूं कि जब भी 5% से कम परसेंटेज आपके पास हो, आप डायरेक्ट जो भी वैल्यू आपके अकॉर्डिंग, आपका जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि माइनस का 1% है। इसका मतलब क्या होगा, अगर माइनस का 1% है तो अब देखो इसको हम मतलब कि सोल्व करते हैं। अब देखो मेरे को ये बताओ सर M के ऊपर कितनी पावर, सर M के ऊपर 1 पावर, यानी माइनस का 1% गुणा 1, ओके, यानी उसकी पावर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब जब ये R ऊपर जाएगा तो R की पावर -2 हो गया ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -2, ओके, और यहां पर ये दोनों प्लस लगा देता हूं बीच में, ठीक। अब ये -2 और माइनस का 1%, ओके, आपका डाउट सॉल्व। अब देखो -1 गुणा -1 और माइनस प्लस का 2%। अब मेरे को ये बताओ कितना हो सर ये -1%, यानी कि अब इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर C बताया और कुछ एक स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर इसमें तो मतलब कि 2% इंक्रीज है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे स्टूडेंट देखो इसका आंसर ना तो 2% आएगा, ना इसका आंसर मतलब ना तो इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा, ना इसका 2% आएगा। इसका आंसर आएगा आपका मतलब 1% वो घट जाएगी ऑप्शन नंबर आपका। देखो वो 1% घटेगी या फिर वो बढ़ेगी तो वो 1% बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1% आएगा। यानी कहने मतलब ये है कि इसमें 1% बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान तो हमने मात्र 1% ही बढ़ाया, बट उसकी जो रेडियस है वो हमने मतलब जो मास है उसको मात्र 1% ही हमने उसको कम किया है। बट जो रेडियस है उसको भी हमने 1% ही वो कम किया, बट उसका जो पावर है वो 2 है। इसकी वजह से यहाँ पर ये 2 प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो अपने पास जो रिजल्टेड वैल्यू आएगी वो प्लस में 1% आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 1% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B सही होगा। इसके बाद अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, M द्रव्यमान और एक पिंड H बराबर R/5 की ऊंचाई तक उड़ता है, जहां पर R उसकी पृथ्वी की रेडियस है, तो G पृथ्वी की सतह के पर गुरुत्वीय त्वरण हो तो स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। मेरे भाई आप लोगों ने अभी तक केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा का, वो आपने क्या पढ़ा है, वो mgh पढ़ा है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh। बट ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, ये फॉर्मूला अपने पास वैलिड होता है पृथ्वी की सतह के ऊपर। यानी कि मानो अगर ये पृथ्वी है और ये इसकी कोई सतह है, तो इसकी यहां तक या फिर इसकी जो वो सरफेस है वहां तक,
या फिर इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। और अगर मैं बताऊं कि अगर इसकी ऊंचाई है वो बहुत ही छोटी है r से, यानी h इज वेरी लेस देन r, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। बट अगर मैं वहीं पर अगर मैं बात मतलब ऐसी बात करता हूं कि h बराबर या तो r है या h बहुत ही कम छोटा है, यानी कि h ऐसा मान लो कि अगर h है वो r का r/6 है या फिर r/5 है या फिर 1000 किलोमीटर है, इस हिसाब से है, तो भाई वो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है अपना। वो फॉर्मूला कैसे आएगा, उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, जहां पर नोट्स बनाते हैं वहां पर ऐसा लिख लो कि जब h बराबर बहुत ही छोटा हो या फिर h की ऊंचाई वो बहुत ही कम हो, तो उसके लिए हम mgh काम में लेते हैं। बट जब h है वो पृथ्वी की रेडियस की तुलना में बहुत मतलब पृथ्वी की रेडियस के कंपेरिजन में थोड़ा ही वो छोटा हो या फिर वो कम छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, तब अपना फॉर्मूला होता है वो होता है mgh अपॉन 1 प्लस का h अपॉन r। भाई इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, इस बार के एयरफोर्स एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। अब चलो करते हैं mgh कितना है सर, h अपने पास देखो mgh कितना है सर, mgh h इज कितना सर, h इज r/5 है, तो लिख दो r/5 बटा 1 प्लस h कितना सर r/5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो r/5 इंटू r, तो इसे कैंसिल हो गया। ओके, तो अब आगे देखो mgr लिखोगे क्या, mgr लिखोगे क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो mgr नहीं तो एक काम करो आप इधर mgh लिख लो आप, ठीक है, जस्ट वेट करो आप थोड़ा। देखो क्योंकि देखो अगर वहां पर अगर आप लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप h पढ़ा रहे हैं तो क्योंकि अपने ऑप्शन में h दिया गया, हमें केवल एक h की वैल्यू हमको पुट करनी है, इस h की हमें पुट नहीं करनी, तो इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो आप, ठीक है। ओके, तो mgh अपॉन 1 प्लस का, देखो इसको अगर मैं काटूंगा तो 1/5 हो गया, तो 1 5 6, तो ये 6/5, अब ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/6 mgh होगा, ठीक है, 5/6 mgh होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 5/6 mgh, ऑप्शन नंबर का सी हो गया। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं देखा मेरे दोस्त, तो आपका गलत 100% होगा मेरे दोस्त। क्यों गलत होगा, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन कहीं पर, पहली बात तो आपको कहीं पर मतलब कि पढ़ाए नहीं जाएंगे, अगर कोई पढ़ाएगा तो इतना डीप में इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे दोस्त। तो आई होप सो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, आगे बहुत सारे इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, अभी इसके ऊपर चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ इस फॉर्मूले पर, बस वीडियो लास्ट तक देखते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु जहां पर गुरुत्वीय विभव शून्य हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो मेरे को ये बताओ कि अगर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो नाउ यू ऑल विल से सर I इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ओके, अब यहाँ से मेरे को बताओ, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ सर I बराबर v अपॉन x, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आपको ये बोला गया कि अगर v 0 है, अगर v बराबर 0 तो डेफिनेटली I बराबर 0 आ गया, यानी v बराबर अगर 0 है तो डेफिनेटली वहाँ पर I बराबर तो 0 होगा ही होगा। इसका मतलब कौन सा है सर, अनिवार्य रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब बट कल को अगर मैं आपको इसका उल्टा पूछता हूँ, कल को अगर मैं ये पूछता हूँ कि अगर I 0 है तो क्या वहाँ पर डेफिनेटली v 0 होगा क्या। अब आप लोगों का आंसर होगा कि सर अगर I 0 है तो इसका मतलब ये होगा सर v कांस्टेंट होगा, क्योंकि सर I बराबर होता है dv अपॉन dx, और अगर I बराबर 0 है तो इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि v बराबर कांस्टेंट है, क्योंकि सर अगर हम कांस्टेंट टर्म का अगर हम वो डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, इसका मतलब ये होगा सर v बराबर कांस्टेंट होगा। भाई हर चीज़ों को, किसी भी चीज़ को रटो मत, समझो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखो कि अगर गोले कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सबको पता है सर, गोले कोष का अगर हमें केंद्र पूछा है, गोलीय कोष हो या फिर हमारे पास चालक गोला हो, अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होता है, जिसकी वजह से वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वो भी 0 होगी। बट अगर आपको यही मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई गोलीय कोष है या फिर कोई चालक गोला है, यानी अगर गोलीय कोष है या फिर चालक गोला है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके सेंटर पर कितनी होगी, सबको आंसर कमेंट करना है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें तो होगी 0, अब उसमें कितनी होगी वो आपको आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा माइनस का mg आ रही है। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला हमें दिया गया, और मैंने क्या बताया था, अगर पृथ्वी का तल दिया गया तो भाई वहां पर mgh होता है, या तो mgh होगा या फिर mg RE होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर केवल h या RE में से एक आएगा, ठीक है। ओके, और याद रखना कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, ये चीज भाई दिमाग में फिट कर लो कि गुरुत्वीय स्थिति यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव,
ठीक है, ओके। तो आर ई पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थिति, मतलब आर ऊंचाई पर, यानी कि आर ई ऊंचाई पर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर देखो जो एच हमको दिया गया, क्या वो एच आर से बहुत छोटा, यानी एच इज वेरी लेस देन आर ही है क्या? नहीं सर, यहां पर एच बराबर आर ही है, यानी एच वो आर की बराबर है। अगर एच आर की बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि एच बहुत ही कम है। इसका मतलब ये होगा कि हमें एम जी एच वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेना, हमें एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर वाला फॉर्मूला काम में लेना है हमको। तो एम जी एच एच की जगह कितना सर? एच की जगह आर, ओके। 1 प्लस आर एच अपॉन आर, एच की जगह कितना सर? आर बटा आर, ठीक है, ओके। तो ये एम जी आर ई अपॉन 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका आगे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका स्ट्रेट, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, एम 1/2 एम जी आर ई। नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो, क्योंकि सर सी में प्लस वाला है, तो प्लस वाला कभी नहीं होता, माइनस वाला होता है, ठीक है। यानी कि याद रखना कि स्थिति ऊर्जा वो हमेशा नेगेटिव होती है मेरे दोस्त, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो भाई इस चीज को ध्यान रखना, स्थिति ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी ग्रह पर 1 किलोग्राम पिंड के लिए पलायन वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब मेरे को यह बता दो मेरे दोस्त कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और जो पलायन वेग है उसमें क्या संबंध होता है। अब भाई जो चीज बताऊंगा बड़े इंटरेस्टिंग है, वो ध्यान से सुनना। देखो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है किसी पिंड, यानी पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर लगाया गया वह बल जिसकी वजह से जो पिंड है वो पृथ्वी के ऊपर बंद कर रहता है। यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वह स्थिति ऊर्जा जिसके कारण किसी पिंड को पृथ्वी पर रहने के लिए वो मजबूर होता है। अब मानो कि अगर उसी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा माइनस का जी एम, मतलब जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर है, अगर मैं इसको इतनी स्थिति ऊर्जा और दे दूं, या फिर मैं इसको दी गई जो गति ऊर्जा है वो मैं इसके बराबर कर दूं, तो क्या वो पिंड पृथ्वी से छोड़कर मतलब कि वो भाग जाएगा? इसका मतलब ये, एक आप एग्जांपल दोबारा समझो कि मानो कि किसी ने आपको किडनैप कर लिया, ठीक है। अब वह किडनैप कर लिया तो मतलब कि आप वहां पर जो किडनैप किया तो आप वहां पर रहने के लिए बाध्य हो, ठीक है, ओके। और वो आपसे वहां से छोड़ने के लिए आपसे एक, मतलब कि वो 50,000 रुपये मांग रहा है। तो आप जब उसे 50,000 रुपये दोगे तब वो आपको वो वहां से फ्री करे। इसका मतलब ये कि जो आपने जो 50,000 रुपये उसने जो डिमांड किए, तो आपने जो 50,000 रुपये उसे दी है, तो वो दोनों इक्वली तो है ना। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी स्थिति ऊर्जा है और उसकी जो गति ऊर्जा बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त कि इसकी जो स्थिति ऊर्जा ई बराबर है वो 1/2, यानी कि स्थिति ऊर्जा वो 1/2 गति ऊर्जा के बराबर होगी, तो 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। अब 1/2 एम कितना सर? एम अपने पास है 1 किलोग्राम है, तो 10 की पावर 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, किलोग्राम है तो उसको किलोग्राम में रहने दो आप, ठीक है। किलोग्राम है तो उसको किलोग्राम में ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, किलोग्राम में रहने देते हैं, ओके। वी स्क्वायर, वी कितना सर? वी अपने पास 100 था, 100 गुणा 100 हो गया, ठीक है, ओके। कितना हुआ सर? ये होगा अपने पास 50 आ गया, तो ये 5,000 होगा, ठीक है, ये 5,000। अब ध्यान रखना मेरे भाई कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है, तो 5,000 माइनस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मेरे भाई याद रखना कि जो ये स्थिति ऊर्जा है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए जो आवश्यक जो दी गई उसकी गति ऊर्जा है ना, यानी अगर उसका पलायन वेग है तो पलायन वेग हमेशा और हमेशा इसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान की किसी एक वस्तु को पृथ्वी के तल पर स्थित है, ठीक है, और इसे एच बराबर 3r की ऊंचाई तक लेके जाया जाता है, तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? आंसर कमेंट करना, सबको कमेंट करना है। क्यों कमेंट करना है? देखो इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपसे सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एम जी एच अपॉन 1 प्लस का एच अपॉन आर वाला, सॉरी एच अपॉन आर वाला लगाना फॉर्मूला। इसमें एच का मान आपके पास है 3r है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के उपग्रह की जो कक्षीय जो मतलब रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसकी गति ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगी, यार समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसकी जो कक्षीय रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। इसमें पूछा है उसकी गति ऊर्जा किसके समानुपाती होगी। अब आपका आंसर होगा सर गति ऊर्जा तो 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। सर इसके अंदर कहाँ से आ गई वो स्थिति ऊर्जा वाला, मतलब गति ऊर्जा है उसके अंदर कहाँ से मतलब कि वो आ गया, आया नहीं ना इसमें। चलो आपको बताता हूँ, v कितना होता है सर? v बराबर, यानी कि उपग्रह है ना, नहीं वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो उपग्रह के लिए वेलोसिटी कितनी होती है सर? उपग्रह के लिए वेलोसिटी बराबर होती है 2gm अपॉन r। 2 नहीं होता है मेरे भाई, यहाँ केवल gm होता है, ठीक है, क्योंकि सर 2 तो आता है उसमें प्लान वेग माना, ये उपग्रह के लिए नहीं। उपग्रह की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है वो होता है gm बटा r, ठीक है। अब उसे v की वैल्यू को मतलब इस जगह पुट करो, तो e बराबर होगा 1/2 m, इसका स्क्वायर करूंगा तो g
एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r, ठीक है। यानी कि मेरे भाई कि अब देखो जो ये गतिज ऊर्जा है ये तो अपने पास है मतलब प्लस, और ये अपने पास है मतलब माइनस में है ना, नहीं ये तो अपने पास माइनस में और ये अपने पास प्लस में है। तो यहाँ से आप बता सकते हो सर ई समानुपाती 1/r होगा, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो 1/r के समानुपाती होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है और वहां पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको वहां पर बता चुका हूं। पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कहीं पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है, अगर कहीं पर नहीं सॉरी कहीं पर गुरुत्वीय विभव शून्य है तो वहां पर डेफिनेटली गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आई बराबर होता है अपना वी डी वी अपॉन डी एक्स होता है मेरे भाई। अगर वी जीरो है ना तो डेफिनेटली आई तो जीरो होना है, आई को जीरो होना ही पड़ेगा। बट अगर आई बराबर जीरो है मेरे दोस्त, अगर आई बराबर जीरो है तो वी बराबर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ये है कि वो मतलब कि अवश्य नियत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कण का अनंत से पृथ्वी की तरफ वो गिरता है तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन बुझो, इस क्वेश्चन एक बार आप भूल जाओ। इसकी जगह आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, किसी पिंड को पृथ्वी से अनंत तक पहुंचने में अगर उसे अनंत तक भेजना है तो उसका वेग कितना होगा। तो आपका आंसर होगा सर उसका पलायन वेग, उसका आंसर होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत तक उसको मतलब अनंत का मतलब क्या होगा? अनंत का मतलब ये होगा कि पृथ्वी की सरफेस से वो बाहर चला जाना चाहिए, यानी वो लौट कर पृथ्वी पर वापस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अनंत का मतलब ये है कि इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट पर उसे भेजना हो तो उसका जो वेग है वो पलायन वेग के बराबर होना चाहिए मेरे भाई। पलायन एस्केप वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। बट अब इसका उल्टा मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी पर आना हो तो उसका वेग कितना होगा। तब आपका आंसर सेम यही होगा। अगर उसे अनंत से पृथ्वी पर आना है इसका मतलब ये होगा सर उसका वेग वी के बराबर होना चाहिए, उसका एस्केप वेलोसिटी के बराबर उसका वेग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी मतलब कि रखनी पड़ेगी कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से मतलब मानो पृथ्वी के तल से उसे बाहर फेंकना तो उसका वेलोसिटी वो एस्केप होनी चाहिए, और उसके अपोजिट कि अगर किसी को अनंत से लेके आना तो उसका वेलोसिटी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कि ग्रहों की सतह से गैस पलायन कर जाती है क्योंकि ये पलायन वेग प्राप्त कर लेती है। ओके ओके ओके, तो और पलायन वेग का मान किस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये पूछा गया कि जो पलायन वेग है जो वी है ये किस पर डिपेंड करता है। तो वी सबसे पता है, सबको पता है सर, वी बराबर होता है जी एम अपॉन आर, यानी √2gm/r। यानी कि जो ये एस्केप वेलोसिटी है ये केवल और केवल जो ग्रह का द्रव्यमान उस पर डिपेंड करता है, जो साथ पृथ्वी की रेडियस यानी जो ग्रह की रेडियस उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता, यानी और दूसरी बात इसमें ऑब्जेक्ट का कोई भी रोल नहीं होता। साथ साथ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है यानी जिस एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया गया उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चाहे आप उसे ऐसे करो चाहे आप उसको ऐसे करो, कैसे भी करो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यानी कि वो ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर मतलब 4 सही है, और इसका मतलब ये होगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सी में 1/4 दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि वी और वीपी पृथ्वी से तथा किसी दूसरे ग्रह के पलायन वेग को प्रेजेंट करते हैं जिसकी रेडियस पृथ्वी के रेडियस से 2 गुनी है तथा माध्य घनत्व पृथ्वी के समान है। तो इसमें मतलब इसमें क्या रिलेशन होगा। तो आप सब लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है कि जब अपने पास केवल उसका देखो एस्केप वेलोसिटी के 2-3 फॉर्मूले होते हैं। वी बराबर होता है एक तो जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक तो ये है यानी 2gm/r, इस चीज का एक होता है 2gr, ठीक है। एक ये होगा और दूसरा होता है कि सर अगर मैं g बराबर 4/3 पाई रो हाँ कैपिटल GR, अगर मैं इसको पुट करता हूं यहाँ पर यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं जो डेंसिटी उसके टर्म्स में अगर यहाँ पर पुट करता हूं तो देखो क्या होगा। तो देखो ये 4 दूनी 8, तो 8/3 और जी की जगह तो आ गया तो पाई रो GR और एक R ये होगा यानी R होगा, ठीक है। अब इसका अंडरूट करते हैं। देखो अब देखो यहाँ से अगर मैं R² है तो R² अगर मैं बाहर निकालूं तो R हो जाएगा, तो √2 8/3 पाई रो G, ठीक है। अब यहाँ से ये बोल सकते हो कि सर जो अपने पास मतलब कि जो रेडियस की अगर आपके पास केवल डेंसिटी दिया गया हो तो जो वी समानुपाती कैपिटल R होता है और वी समानुपाती √ρ होता है, ठीक। अब देखो इसमें बोला गया, इसमें ये बोला गया है कि अगर माध्य घनत्व समान है यानी कि अगर ये भी कांस्टेंट है तो आप यहाँ से बोल सकते हो सर अगर ये कांस्टेंट है तो VE/VP बराबर RE/RP और उसकी रेडियस है वो पृथ्वी की 2 गुनी है। अगर पृथ्वी की 2 गुनी है तो देखो RE/RP हो गया ना, तो अगर पृथ्वी 2 गुनी तो अगर ये RE हो गया तो 2RE हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैंसिल होगा तो VP यानी कि
वी, चलो वी निकालो कोई दिक्कत नहीं, तो वी हो गया अपने पास Vp/2, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का जो प्लान वेग है वो उसके प्लान वेग का आधा होगा, ठीक है। क्यों होगा, पूरा रीजन आपके सामने, दोबारा देख लेना वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान के किसी पिंड का प्लान वेग किसके मतलब किस प्रकार से डिपेंड करता है, आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप करोगे, अगर आपका इसका आंसर सही कमेंट किया तो ये मान लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के तल पर प्लान वेग वी है, मतलब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। पहले वीडियो पीछे करके ध्यान से पढ़ लो उस क्वेश्चन को। देखो पृथ्वी के तल के से प्लान वेग v है और पृथ्वी की तुलना में 3 गुनी द्रव्यमान तथा 3 गुनी रेडियस वाले ग्रह की सतह से प्लान वेग कितना होगा। आपका एक ही मतलब कि किस मेरे एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वी होगा। अब देखो मैंने इतना जल्दी आंसर कैसे दिया, इसके पीछे की आपको वो जाना रीजन। देखो वी कितना होता है आपके, मैंने जो अपने पास वो तीनों फॉर्मूले थे वो यहाँ पर बता देती है पहले आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास मास दिया गया हो और रेडियस दी गई तो हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, तो 2gm/re, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो, अगर मास सेम, अगर देखो मास भी अपने पास है तो मास को इसने 2 गुना किया है और जो रेडियस है उसको 2 गुना किया, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी हमें समान प्राप्त होगा। इसका मतलब वी बराबर वी होगा, यानी कि जो अपने पास है, मतलब कि जो ग्रह का द्रव्यमान है वो पहले के बराबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने मास को भी 2 गुना किया है, इसको 2 गुना किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग v0 है और प्लान वेग v है, कितने गुना होगा, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि किसी ग्रह की रेडियस आ रही है और घनत्व में रो हो तो उसकी सतह पर प्लान वेग कितना होगा। अभी बताया था यहाँ पर कि सर वी समानुपाती रो आर होता है, ठीक है। यानी कि रो के तो अनरूट होता है और आर होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर प्लान वेग है वो किस हिसाब से होता है। देखो पृथ्वी पर प्लान वेग क्या मून से कम होता है, नहीं सर, मून से तो ज्यादा होता है। सर मून पर लगभग 8 होता है और अपने तो पृथ्वी उस पर लगभग 11 किलोमीटर है, तो मतलब पृथ्वी से मून से ज्यादा। ऑप्शन नंबर गलत होगा। पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, नहीं सर, पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, जो प्लेनेट है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन पढ़ो, प्रक्षेपण की दिशा पर डिपेंड करता है, नहीं सर, ये प्रक्षेपण की दिशा पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कैसे आप इसको प्रोजेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये होगा सी विकल्प, तो इसका मतलब तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखो डी कैसे सही, इसके पीछे का कारण जान लो। कभी भी विदाउट रीजन नहीं पढ़ा था मेरे दोस्त, जब तक रीजन नहीं जानोगे सिलेक्शन नहीं होगा। देखो उस ऊंचाई पर डिपेंड करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, देखो प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है सर, वी बराबर होता है GR, ठीक होता है √2GR। अब अगर ये कब होगा, ये होगा जब मानो अगर ये पृथ्वी है और यहीं से उसको प्रोजेक्ट किया जाए। बट अगर कोई ऐसा कह दे सर मानो ये पृथ्वी और उसकी इतनी ऊंचाई पर मानो कि जो पृथ्वी की रेडियस मानो अपने पास 64 किलोमीटर है, मतलब कि 6400 किलोमीटर है यार, सॉरी 6400 किलोमीटर है। कोई ये कह दे कि मैं तो लगभग 6000 की ऊंचाई पर जाकर इसको प्रोजेक्ट करूंगा, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है कि पृथ्वी से है, अगर उसको ऊंचाई पर जाना है तो अपने वहां पर 2GR/R+H हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब होगा सर ऊंचाई पर डिपेंड करता है, चाहे उसको पृथ्वी की सतह से आप थोड़े ऊंचाई पर जाओगे तो वो देखो, अगर ऊंचाई पर जाओगे तो इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, यानी कि अगर जितनी ऊंचाई पर जाओगे तो प्लान वेग उसका मान घटता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पृथ्वी की तल पर v है तो उसके प्लान वेग क्या हो, जिसकी ग्रह पृथ्वी के जो रेट 4 गुनी है, घनत्व तो 9 गुना। आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट करना, यही फॉर्मूला लगेगा, इसे आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान वाले पृथ्वी मतलब उपग्रह की कक्षा की रेडियस इतनी है और एम उसका द्रव्यमान है, चारों ओर गति कर रहा हो तो उपग्रह का वेग क्या होगा। सबको पता है सर वी मतलब ऑर्बिटर वी बराबर होता है GM/r. ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन को आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा कि उपग्रह का कक्षीय उपग्रह का जो वेग है वो कक्षा की रेडियस बढ़ता है। इसका मतलब देखो उपग्रह जो वो कक्षीय वेग है वो रेडियस के साथ बढ़ता है। भाई बढ़ता तो कहाँ पर है, ये तो यहाँ से घटेगा ना, क्योंकि सर आर के तो व्युत्क्रमानुपाती है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का प्लान वेग वस्तु के उस वेग पर डिपेंड करता है जिससे उसे दागा जाए। नहीं सर, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे उसे किस भी वेग से फेंको, उसका वेग एटलीस्ट कम से कम 11 किलोमीटर होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर होना चाहिए प्रति सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो उस मतलब वो ये फिक्स क्वांटिटी होती है, कभी नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, एक उपग्रह का दोलन काल रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता है।
तो ये कैसे हुआ भाई? उपग्रह का जो दोलन काल वो जो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। उपग्रह का दोलन काल वो कक्षा की रेडियस से डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ते हैं एक बार। तो जो अपने पास कक्षीय वेग है वो रेडियस के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ भाई ये तो सही है। यहाँ से देखो वी नोट समानुपाती होता है ना, वी नोट बराबर जी एम अपॉन कैपिटल आर, यानी कि उसके जो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चारों तरफ चक्कर लगा रहा तो उसकी जो क्या होगी, तो देखो मैंने अभी आपको बता चुका हूं। अगर आपको एच हाइट पर अगर आपको एक सेफ वेलोसिटी निकालनी है तो वी ई बराबर होता है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो इसका अंडर होता है नहीं 2 आ जाएगा। अगर आपको प्लान वेग निकालना तो आगे 2 लगा देना। बट अगर आप प्लान वेग अगर नहीं निकालना, अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना तो कैसे निकालना, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच कर देना। ठीक है, क्योंकि इसका आगे का ये 2 हटा देना, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो। भूस्थायी उपग्रह की एक विशिष्ट कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में लेके जाया जाता है तो उसकी जो दूरी है पहले की 2 गुनी, तो आवर्तकाल कितना गुना होगा? भाई ये तो इजी क्वेश्चन, आराम से बता सकते हो सर। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले से। देखो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब हो गया ना, यहाँ से देखो। अरे यार यहाँ से आर क्यूब हो गया ना, सॉरी ये तो राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो T1/T2 बराबर R1/R2 की पावर 2/3 होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2/3 नहीं, 3/2। ओके, अब जो पहली जो ये रेडियस है जो दूसरी है पहले की 2 गुनी, यानी कि जो R1 है R2 है वो पहले की 2 गुनी 2R1 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर जो ये वैल्यू को पुट करता हूँ, R1 की कितना सर, R1/2R1, ठीक है, की पावर 3/2। R1 से R1 कैंसिल, तो 1/2 की पावर 3/2। ठीक है, ओके। पहले में देखो कुछ नहीं करना यहाँ से मेरे को, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आ गया। ठीक है, T1/T2। ओके, जो T2 है वो पहले का जो 2√2 पहले कितना था, पहले अपने पास था 24 घंटे, क्योंकि सर भूस्थायी उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल पृथ्वी आवर्तकाल बराबर होता है 24 हो गया। ठीक है, तो 24×2 = 48 √2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक ग्रह के चारों ओर एक ऑर्बिटल मतलब कि जो है ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल किस पर डिपेंड नहीं करता? तो भाई उपग्रह का आवर्तकाल उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, जो ग्रह है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उपग्रह जो वी चाल है से आर रेडियस की वर्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा, अगर कोणीय जो रेडियस उसको 1% कम कर दिया जाए तो उपग्रह की चाल क्या होगी? भाई उपग्रह की चाल सबको पता है सर, वी बराबर √GR होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से उसकी अगर इसको 1% कम किया गया, यानी 1% को देखो 1% वो कम किया गया, तो मैंने क्या बताया था, इसी जो पावर होती है उसको आगे लेके आते हैं, 1/2 हो गया आगे, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है तो माइनस का 1%। ठीक है, तो वो माइनस 0.5% आ जाएगा, यानी जो 0.5% कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो। जो अपने पास ना मतलब कि जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं उसका आवर्तकाल कितना होता है सर? उसका आवर्तकाल आपको आंसर कमेंट करना है। किसी उपग्रह के लिए प्लान वेग का मान 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अगर उसको 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? अभी बता चुका हूँ सर। जो अपने पास जो उपग्रह का जो मतलब होता है ना प्लान वेग, तो सर वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये होगा पहले 11.2 था तो बाद में भी वो 11.2 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, 11 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी चारों ओर घूम रहे कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री का जो भार है भाई वो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि कल मैं इसकी बढ़िया से एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं। क्योंकि जो उपग्रह की सतह द्वारा मानो ये उपग्रह की सतह है और मानो कि ये उपग्रह इसके अंदर वो लोग पे कर, ठीक है, तो इस उपग्रह की जो ये सतह है इसके द्वारा इन पर लगाएगा जो प्रतिक्रिया बल है वो शून्य होता है, नहीं कि जीरो ग्रेविटी कभी भी आंसर टिक मत करना। ये यहाँ पर इनका भार जो वो शून्य होने का मात्र एक ही कारण है कि मात्र एक ही कारण बनता है, वो होता है कि इसकी जो सतह द्वारा इस पर लगाएगा जो प्रतिक्रिया बल है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। एम द्रव्यमान देखो एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर रेडियस की कक्षा में वी चाल से घूम रहा है। यदि उपग्रह का द्रव्यमान एम है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? देखो कुल ऊर्जा है वो सर, देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उसकी जो कुल ऊर्जा है, देखो जो कुल ऊर्जा है वो मतलब कि कितनी हो सकती है सर? जो कुल ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, ओके। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है सर? स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। ठीक है, वो ये होती है प्लस में, और जो वो होती है वो mv² अपॉन मतलब mv² होती है मेरे भाई, यानी कि इसकी 2 गुनी होती है। इसका मतलब ये सर 1/2 माइनस का mv² होता है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से है, मैंने दोबारा देखो, याद रखना मेरे भाई कि अगर आपको उपग्रह की गतिज ऊर्जा पूछे तो वो होती है 1/2 mv²।
ठीक है। और अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछे वो होती है माइनस का mv², ठीक है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो तभी तो अपने पास जो कुल ऊर्जा है वो आएगी ना। अगर इसको ऐड करो तो माइनस का 1/2 mv² होती है, ठीक है, कुल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह की गतिज ऊर्जा 1 की है और उससे कम कितनी ऊर्जा प्रदान की जाए जिससे कि वो अंतरिक्ष में पलायन कर दे। भाई आंसर कमेंट करना, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पहले बहुत पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, एक उपग्रह एस जिसकी देखो एक उपग्रह एस है जिसका मतलब कि जिसका उपग्रह का टाइम पीरियड है वो मतलब कि कैपिटल एस है, ठीक है, उपग्रह का एस उपग्रह, ठीक है, ओके। और सी उपग्रह की कक्षीय जो मतलब कि रेडियस से 4 गुनी है, यानी इसमें यह बोला गया है कि जो एस है और एक सी है, ठीक है, इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी 4r होगी। तो इनके उसमें कंपैरिजन बताओ कितना होगा। तो देखो सबको पता है TC/TS, ठीक है, बटा r बटा 4r की पावर 3/2, ठीक है, ओके। कुछ नहीं करना, यहाँ से r से r कैंसिल, 1/4 का रूट करूँगा तो 2, तो 2 का क्यूब करूँगा तो 8, यानी कि TS है वो 8 गुना हो जाएगा TC का, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 8 दिन। अलग क्वेश्चन देखो, उपग्रह के पृथ्वी के एक उपग्रह का परिक्रमण काल 5 घंटे है। यदि पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच की दूरी को प्रारंभिक का 4 गुना कर दे तो उसका कितना गुना होगा। भाई सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमने पहले वाले को 4 गुना किया था तो वो 8 गुना हो गया था। तो अब पहले हमारे पास TC का मतलब नहीं था, अब यहाँ पर TC 8 दिया गया है तो कुछ नहीं करना, 5 गुना कर देना, आपके पास 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। तो सर ओके। और अंतरिक्ष यान में बैठे हुए जो मतलब कि कोई पैसेंजर है उसको आसमान कैसा दिखाई देता है, आपके लिए होमवर्क है, एग्जीक्यूशन आराम से बता सकते हो सभी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया सभी का आंसर आपको कमेंट करना है, जो भी है 1 by 1, ठीक है, ओके। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, अगले वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर दो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, दोबारा बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये था आपका आज का फिजिक्स का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाकी आपकी इच्छा। अगले अब से भी नहीं, अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।